में बिजली का संकट जारी है। 5 सुपर क्रिटिकल समेत कुल 7 इकाइयों में बिजली उत्पादन ठप हो गया। छबड़ा की एक यूनिट में बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। आज छबड़ा सूरजगढ़ की एक इकाई और शुरू होने की उम्मीद है। 27 अगस्त को तकनीकी कारणों के चलते बिजली इकाइयां बंद हुई थी। ऊर्जा विकास निगम विद्युत संकट का आंकलन करने में नाकाम रहा। ग्रामीण इलाकों में संकट के चलते बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। औद्योगिक, कृषि और घरेलू सप्लाई पर बिजली संकट का यह असर देखा जा रहा है। तो आज छबड़ा सूरतगढ़ के अंदर इकाई शुरू की जाएगी। 27 अगस्त को ये बिजली इकाइयां बंद हुई थी। ऊर्जा विकास निगम विद्युत संकट का आंकलन करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, एक बार फिर से प्रदेश में बिजली का संकट। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर जो है वो बिजली का संकट 27 तारीख की रात से ही जो है वो चल रहा है। इस वक्त जो अलग अलग ग्रामीण इलाके हैं राजस्थान के, जो जहां से खबरें मिल रही है, 3 से 4 घंटे की कटौती जिला मुख्यालयों पर ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है वो की जा रही है। शाम को औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। फिलहाल जो है छबड़ा की जो एक इकाई है वो कल देर शाम को चालू हो चुकी है, 660 मेगावाट की। उससे खासा असर जो है वो राजस्थान को, उससे खासा प्रभाव जो है आंशिक राहत के तौर पर उसे देखा जा रहा है। वहां से आंशिक राहत मिल रही है। दूसरी जो अडानी पावर की एक यूनिट है वो भी चालू हो चुकी है और फिलहाल एक राहत की जो सांस है वो राजस्थान के बिजली विभाग ने ली है। मगर सूरतगढ़ की इकाइयां जो बंद चल रही है और इसके साथ में छबड़ा और बाकी जो केटीपीएस की जो इकाइयां हैं कोटा थर्मल प्लांट की, उन्हें आज शाम तक या कल सुबह तक चालू कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में इस वक्त जो कंजप्शन चल रहा है वो करीब 14 से 15 हजार मेगावाट का कंजप्शन जो है वो चल रहा है। कल शाम से कंजप्शन जो था वो काफी घटा था। बारिश के बाद में मौसम ठीक हुआ था, उसके बाद कंजप्शन घटा था। मगर फिलहाल अभी के जो कंजप्शन की बात करें, ताजा 10 बजे के कंजप्शन की, तो करीब 14,000 मेगावाट के आसपास कंजप्शन फिर से शुरू हुआ है। और उसके बाद में जो हमारे पास जो सप्लाई आ रही है वो करीब 12,000 मेगावाट से 11 और 12,000 मेगावाट के बीच की सप्लाई मिल रही है। तो ऐसे में करीब 2,000 मेगावाट का जो डिफरेंस जो आ रहा है, जिसके चलते जो है वो एनर्जी को मॉडिफाई करते हुए जिसका जो रनवे जो तैयार किया गया है उसके हिसाब से अलग अलग इलाकों में कटौती की जा रही है ताकि सभी को बिजली दी जा सके। बिजली का जो संकट है उससे कोई एक तबका प्रभावित ना हो, सभी को के स्तर पर थोड़ी थोड़ी बिजली की व्यवस्था जो है वो कटौती करके की जा रही है। मगर ऊर्जा विकास निगम की जिसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी है, जिस पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का संकट आए तो उनके पास क्या प्लान होगा, वहां के इंजीनियर पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऊर्जा विकास निगम की ओर से ना तो कोई प्लान बनाया गया, ना कोई आशंका थी। तो देखिए, आप सबसे बड़ी लापरवाही है, 24 तारीख की शाम को आदेश जारी होते हैं कि पूरे राजस्थान में कटौती को बंद किया जा रहा है। जो कटौती कोयला संकट से लगातार चल रही थी, 1 घंटा, आधा घंटा और 4 घंटे तक की। और 27 तारीख को जब अचानक यूनिट बंद होती है, 8 यूनिट राजस्थान के अलग अलग इलाकों की, तो उसके बाद में बिजली की आपूर्ति कहां से होगी, इस बारे में कोई प्लान नहीं है। ना हम बिजली खरीद पा रहे थे ओपन एक्सचेंज से, क्योंकि 12 रुपए यूनिट की बिजली थी और राजस्थान सहित कई राज्यों को बिजली के क्राइसिस के चलते बिजली नहीं मिली। तो ऐसे में ऊर्जा विकास निगम की जिम्मेदारी थी कि उनके पास कोई प्लान बी होना चाहिए था जिससे कटौती नहीं होती, मगर उनके पास आज की तारीख में भी कोई प्लान बी नहीं है। ऐसे में उत्पादन निगम के भरोसे ही चल करके यूनिट्स को चालू करने की कोशिश जो इंजीनियर और टेक्नोक्रेट्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देर रात तक 24 घंटे इन यूनिट्स में लगातार शटडाउन वर्क जो है वो चल रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह तक जो बाकी की जो बंद यूनिट्स हैं उन्हें चालू कर लिया जाएगा। अगर 2 यूनिट और चालू हो जाती है तो एक बड़ी राहत जो है वो राजस्थान के बिजली विभाग को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो जनता है वो कटौती का दंश झेल रही है और ग्रामीण इलाके के अंदर खास तौर पर कटौती जो है जिसके चलते लोग खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे राजस्थान के अलग अलग संवाददाताओं से जो खबर मिल रही है, करीब 3 से 4 घंटे की कटौती जो है वो हो रही है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है। राजस्थान में अब तक 8,98,000 पशुओं में संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश भर में 40,000 पशुओं की एलएसडी संक्रमण से मौत हो गई। 4,86,000 पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण ठीक भी हो चुका है। 8,48,000 पशु अभी भी संक्रमित है। राजस्थान के सभी जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण से दूध का उत्पादन भी घट गया है। तो लगातार प्रदेश में लंपी वायरस फैल रहा है। सारे जिले इस समय लंपी वायरस संक्रमण की चपेट में हैं। लाखों पशुओं की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि
जिनकी केयर की जा रही है जिन जानवरों की, उनमें काफी बड़ा आंकड़ा ठीक होने वाले पशुओं का भी है। तो फिलहाल लगभग 9 लाख जानवरों का आंकड़ा ऐसा सामने आ चुका है जिनमें यह संक्रमण बना हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, ये जो आंकड़े हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, इसमें लाखों के अंदर वो आंकड़े भी हैं जिनके अंदर लंपी वायरस पशुओं में ठीक भी हुआ है, यानी कि अगर कोशिशों को और बढ़ाया जाए तो इस संक्रमण से मुक्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, संक्रमण राजस्थान में बड़ी तेजी से कम होता जा रहा है। जिन जिलों में पहले सबसे तेजी से बढ़ा था वहाँ जो लंपी वायरस संक्रमण तो थम ही रहा है, साथ ही पशुओं में जो मौत है वो भी बहुत कम हो गई है। पहले जहाँ लगभग 400 से 500 पशु एक जिले में औसतन मर रहे थे, वहाँ संख्या घट करके अब 40 से 50 आ गई है। तो निश्चित तौर पर अब राजस्थान में चूंकि जो टीकाकरण अभियान है, लोगों में लंपी वायरस को लेकर के जागरूकता भी आई है। जो आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथिक उपचार और जो एलोपैथिक उपचार है ये भी अब उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो जिससे अब पशुओं की मौत का आंकड़ा तेजी से घटा है, संक्रमण दर भी थमी है। और सबसे बड़ा जो साथ दिया है प्रकृति ने, क्योंकि पिछले करीब 8-10 दिन से बरसात कम हुई है, जिसके कारण जो मक्खी मच्छर का प्रकोप रहता था वो बहुत कम हुआ है। ये जो लंपी वायरस संक्रमण के सबसे बड़े वाहक माने जाते हैं। संक्रमण फैलाने में सबसे ज्यादा इन्हीं का रोल होता है। तो चूंकि मक्खी मच्छर का प्रकोप कम हुआ है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे जो वायरस है उसका ज्यादा असर पशुओं पर नजर नहीं आ रहा है। तो निश्चित ही अब जो आंकड़े हैं वो लगातार सुधर रहे हैं। चाहे पहले जहां 3 से 4 हजार पशुओं की रोजाना मौत होती थी, वो गिर करके अब करीब 500 से 600 के आसपास आई है। कल इस बारे में राकेश जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर के चाकसू से बड़ी खबर, लोहे के एंगल टूटने से मार्बल के स्लैब के नीचे 4 मजदूर दब गए। 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 1 मजदूर घायल है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। घायल मजदूर का जयपुरी अस्पताल में इलाज जारी है। सीतापुरा इलाके के बॉम्बे हॉस्पिटल में बीती रात काम करते समय यह हादसा हुआ। शिवदासपुरा पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो चाकसू में 3 मजदूरों की मौत हो गई। कंस्ट्रक्शन का काम करते समय स्लैब इनके ऊपर गिरा और इस स्लैब के गिरने से, लोहे का एंगल टूटने से, ये मार्बल के स्लैब थे, इन मजदूरों पे गिरे, वजन ज्यादा था। 3 मजदूरों की मौत हो गई। 1 मजदूर का इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है। जयपुर के चाकसू में ये मार्बल का स्लैब गिरा है। बीच का एंगल लोहे का जिनके सहारे इन मार्बल की प्लेट्स को रखा जाता है, वो स्लैब टूट गया, वो एंगल टूट गई, जिसके चलते सारा मार्बल नीचे गिर गया। उसी समय यहां पर 4 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें 3 की दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर रेफर किया गया है मजदूर को, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी कि आखिर ये एंगल टूटा कैसे, क्या वहां पर कोई लापरवाही हुई थी। तस्वीरें उसी घटनास्थल की। हीरालाल चाकसू से हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि यह मामला शिवदासपुरा थाना इलाके का है, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल में निर्माण कार्य चल रहा है। बीती रात यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर लोहे की एंगल से मार्बल पत्थरों की जो स्लेब होता है उसको बांधकर ऊपर उठा रहे थे। अचानक से लोहे का एंगल टूट गया और स्लेब नीचे गिर गया। इससे जो नीचे मजदूर खड़े थे, जो 4 मजदूर वहां थे, वो उसके स्लेब के नीचे दब गए। मौके पर जो अन्य मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने मजदूरों को स्लेब जो पत्थर थे उनको हटाकर बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि जो एक अन्य मजदूर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जो चिकित्सक है उपचार कर रहे हैं। सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पे पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। शेखावत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की। गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचकर राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। तस्वीरें जोधपुर से, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने राज्यपाल के साथ भी मुलाकात की। सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां पर दोनों के बीच में एक औपचारिक मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। सोलंकी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। फिर कांग्रेस विधायक के सुर हुए बागी। सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। पायलट को सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन के दम पर आई थी सत्ता। प्रदेश में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं। आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल सवा साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। सचिन पायलट के पक्ष में वेद प्रकाश सोलंकी का बयान नया नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले भी सोलंकी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेरी निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि सचिन पायलट से है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। बहरहाल कांग्रेस विधायक के बागी सुर पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया और बेहद नपे तुले शब्दों में पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की वकालत की। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। पहले खिलाड़ी लाल बैरवा और अब वेद प्रकाश सोलंकी। एआईसीसी को जब तक उनका नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक प्रदेश की राजनीति में भी इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, क्योंकि गहलोत और पायलट गुट जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव से ही प्रदेश सरकार के बचे कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो पाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कोरोना काल में केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश भर के अस्पतालों में बने ऑक्सीजन प्लांट की, जो अब फायदे का सौदा बन गया है। जो कोरोना काल की दूसरी लहर में उस वक्त बनाए गए थे जब पूरे देश के साथ साथ प्रदेश के भी हर जिले में ऑक्सीजन की भारी डिमांड थी। उस वक्त केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे वो प्लांट अब फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि प्राइवेट वेंडर्स के बजाय अस्पतालों में लगे प्लांट से ही ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो रही है। मसलन श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में इस वक्त 3 अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट हैं और वहाँ से 300 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। तो अभी 300 सिलेंडर पर डे अगर अपने को जरूरत होती है तो अपने यहाँ पे आत्मनिर्भर हैं उसको जनरेट करके सप्लाई करने में, क्योंकि लगभग हमारे 240 बेड पे ऑक्सीजन पाइपलाइन द्वारा पहुंचाई जा रही है और कनेक्शन हमारे हैं। किसी भी तरह की महामारी इस तरह की अगर दोबारा आती है, कभी भी आती है, तो उसके लिए पूरी तरह से राजस्थान स्टेट पूरी तरह से तैयार है। किसी तरह की कोई कमी आनी नहीं दी जाएगी। रही बात इसमें जो पैसा हमारा पहले जो खर्च हो रहा था, जैसे सिलेंडरों को बार बार परचेज करते थे और वापस ख़त्म हो जाते थे, वो समस्या हमारी खत्म हो गई है, क्योंकि अब नहीं के बराबर ही खर्चा आएगा। श्रीगंगानगर के अलावा अलवर, बारा समेत कई जिलों के अस्पतालों में लगे प्लांट से ही करीब 70% ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 511 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं और उनसे रोजाना 40,000 डी टाइप सिलेंडर्स ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इन ऑक्सीजन प्लांट की वजह से जो करीब हमारे राज्य में 511 के आसपास में ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी क्षमता 40,000 डी टाइप सिलेंडर के
पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। और मैट्रिक टन में बात करें तो ये 360 से 370 मैट्रिक टन के बीच में है। अगर ओवरऑल ऑक्सीजन प्रोडक्शन केवल प्लांट के अलावा भी दूसरे जो रिसोर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जो हमारे प्राइवेट वेंडर्स हैं या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी कैपेसिटी भी जोड़ते हैं, तो राजस्थान उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और करीब 1000 MT से भी ज़्यादा प्रोडक्शंस पर डे के हिसाब से हैं। गौरतलब है कि कोरोना से पहले प्रदेश के ज्यादातर चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मचे हाहाकार के बाद केंद्र सरकार ने अलग से फंड जारी कर सभी चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद की थी और अब उसका फायदा सभी को नजर आ रहा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। घटनाएं करते हैं उस लड़की के, कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा ये मानना है कि जब जिस राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न को प्राथमिकता के साथ उसके निवारण, निस्तारण और उसको प्रतिकार राशि उपलब्ध करवाने की बहुत कवायद हो बढ़ी और जिसमें एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया गया कि एफआईआर अगर थाने में दर्ज नहीं हो तो एसपी को दर्ज करनी पड़ेगी, तो वह महिलाओं के जो प्रताड़ना के शिकार होते हैं उनके हौसले बढ़े, उन्होंंने जाकर के और हिम्मत उनकी बढ़ी है, कहना चाहिए। रेप के आंकड़ों पर कांग्रेस भले ही राजस्थान पुलिस की पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्ष खासा हमलावर है। अब राजस्थान को ग्रहण लगा है, नजर लगी है कानून व्यवस्था को। 8 लाख मुकदमे अपने आप में इसकी बानगी कहते हैं। उस पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उसको पुख्ता करते हुए जिस तरीके से महिला अपराधों का जो आंकड़ा बताया है वो राजस्थान के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 6337 प्रतिवर्ष ये होने वाला रेप, जिसमें लगभग अनुपात है 17 बलात्कार प्रतिदिन, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का वो शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि 56% मसले झूठे हैं। राजस्थान का मैं कहूंगी कि दुर्भाग्य ही है कि राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बलात्कार को लेके, रेप को लेके किस प्रकार का बयान देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही मजाकिया बयान है कि हम लोग केस ज्यादा दर्ज करते हैं इसलिए राजस्थान रेप में, बलात्कार में नंबर 1 आया है। आपके एफआईआर दर्ज करने से बलात्कार की संख्या बढ़ती है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे एफआईआर को शीघ्र बंद कर दीजिए। ये झूठे ढकोसले करने के बजाय राजस्थान की बेटियों के लिए कुछ कीजिए, वरना राजस्थान की बेटियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। गौरतलब है कि सीएम गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एनसीआरबी की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल 2021 में देश में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए और इनकी संख्या पूर्व वर्ष यानी 2020 की तुलना में 19% से ज्यादा बढ़ी। इसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जबकि बलात्कार के दर्ज मामलों में ये देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में ओबीसी पर बीजेपी की नजर, रूपरेखा बनाने पहुंचे रणनीतिकार, नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार, मुख्यमंत्री के गृह जिले से मुहिम का आगाज।
जीत की संभावना उसी की अधिक मानी जाती है जो निरंतर जुटा रहता है। और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है।